गाइस, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको रोजवेल इंसिडेंट से जुड़े हुए बहुत से ऐसे हिडन एविडेंसेस दिखाए थे जिनको देखने के बाद काफी हद तक ये बात तो क्लियर हो जाती है कि साल 1947 की उस रात रोजवेल में जो कुछ भी क्रैश करा था वो सिर्फ एक वेदर बलून तो किसी भी एंगल से नहीं था। तो अब अगर इस कंडीशन में ये मान लिया जाए कि वो एक वेदर बलून नहीं बल्कि एक यूएफओ ही थी, तो अब आखिर सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी यूएफओ और उसके अंदर बैठे हुए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स को कहां ले जाया गया और उनके साथ प्रैक्टिकली हम इंसानों ने आगे चलकर किया क्या। वेल गाइस, आज की इस वीडियो में आप ना सिर्फ उस यूएफओ और उसकी हिडन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए एविडेंसेस देखेंगे, बल्कि आज आप सबसे पहली बार इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक ऐसी लीक्ड वीडियो फुटेज भी देखने वाले हैं जिसको देखने के बाद एलियंस, यूएफओ और शायद इन तरीके के इंसिडेंट्स के प्रति आपका नजरिया एक ही झटके में बदल जाएगा। तो गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये है द रोजवेल इंसिडेंट का एपिसोड नंबर 2। जुलाई 8, 1947 की उस रात जब पूरी दुनिया के सबसे पहले यूएफओ क्रैश को ऑफिशियली दर्ज किया गया, तो उसके बाद सामने आए आई विटनेसेस और इनिशियल टेस्टिमनीज को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो काफी हद तक ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि उसके कुछ ही घंटों के बाद उस क्रैश्ड यूएफओ और उसके अंदर मौजूद ग्रे कलर के वो छोटे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स को इनिशियल इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहीं और नहीं बल्कि रोजवेल आर्मी एयरफील्ड डिपार्टमेंट ही ले जाया गया था। इंटरेस्टिंगली, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके कुछ ही दिनों के बाद इस बेस से अचानक से उस क्रैश यूएफओ के मलबे और उन अजीब से बीइंग्स को रातों रात इस एयरफोर्स से एक अननोन जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया। बट वेट अ सेकंड, भाई आगे चलकर ऐसा क्या ही हुआ जिसके चलते हुए रोजवेल आर्मी एयरफील्ड का इतना सिक्योर बेस इन तरीके की चीजों को इन्वेस्टिगेट करने से ही डरने लगा। एक्चुअली गाइस, अगर आप खुद से भी इस इंसिडेंट के बाद होने वाले सीरीज ऑफ इंसिडेंट पर नजर डालेंगे तो ये बात काफी हद तक क्लियर हो जाती है कि जुलाई 8, 1947 से पहले रोजवेल या फिर हमें आसपास एक भी सिंगल ऐसी रिपोर्ट देखने को नहीं मिली थी जिसमें किसी भी इंसान ने एक अजीब से लाइट वाले ऑब्जेक्ट को इस सिटी के ऊपर हवर करते हुए देखा हो। बट इंटरेस्टिंगली, जैसे ही ये क्रैश होता है उसके आगे आने वाले 2 से 3 महीने में भाई हमें भर कर इस एरिया में यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट देखने को मिलती है। अब देखो गाइस, इन सभी के ही बीच एक चीज जो काफी हद तक चौंकाती है वो ये है कि इन तरीके की साइटिंग्स दोबारा से उस जगह पर सबसे मास स्केल में रिपोर्ट की गई है जहां पर रोजवेल में वो यूएफओ क्रैश हुआ था। एंड इट्स मेक अ सेंस। भाई देखो, अगर हम इंसान भी टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांस हो और हम हमारे लोगों को किसी दूसरे प्लेनेट पर कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजें और उनके साथ वहां पर कुछ भी गलत हो जाए तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि हम हमारे ही दूसरे लोगों को ये देखने के लिए उस प्लेनेट पर तो जरूर भेजेंगे कि भाई प्रैक्टिकली उन लोगों के साथ हुआ क्या था। तो अब अगर देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सेंस बनाती है कि आखिर इस क्रैश के बाद सडन यूएफओ साइटिंग्स रेंचर के उस फील्ड में सबसे ज्यादा बार रिपोर्ट क्यों की गई, और शायद यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी रहा है जिसके चलते हुए रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के ऑफिसर्स बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि टेक्निकली ये एयरफील्ड क्रैश साइट से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद था। तो चलो इस पॉइंट पर ये मान लेते हैं कि चलो ये एक वैलिड पॉइंट था जिसकी वजह से इस बेस से उस यूएफओ और उसके अंदर बैठे हुए उन बीइंग्स को यहां से हटाया गया। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि यहां से हटाकर भाई उन्हें ले जाया कहां गया। एक्चुअली गाइस, इसके लिए नेवाडा में ड्राई लेक के पास एक सूने बंजर इलाके को सेलेक्ट किया गया जिसे उस समय गूम लेक एरिया कहा जाता था, और इसके बारे में कई दशकों तक तो यूएस ने ये तक नहीं माना कि इस तरीके का कोई भी इलाका उनके यहाँ पर मौजूद है। शायद आपका गैस पूरे ही तरीके से सही है। आज की डेट में उस एरिया को एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। और गाइस, यही वो सबसे पहला ऐसा केस था जिसे इस एरिया 51 में इन्वेस्टिगेट किया गया। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर क्या आखिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ ऐसा भी मिला जिसने रातों ही रात इस एरिया 51 को फेमस कर दिया? शायद हाँ।
बॉब लाज़ार ये वो उन चुनिंदा फिजिसिस्ट में से एक फिजिसिस्ट थे जिन्हें हमारे प्लेनेट अर्थ और एरिया 51 में लाई गई दुनिया की सबसे पहली यूएफओ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनवाइट किया गया। इंटरेस्टिंगली अपने लाइफ के लास्ट डेज में बॉब ने पब्लिकली एक टीवी इंटरव्यू में आकर ये बोला कि उनको एरिया 51 के एस4 डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया था। इसके कुछ दिन के बाद अचानक से उनके सामने एक बेहद ही अजीब से प्लेन के मलबे को रखकर ये बोला गया कि ये दुश्मन देश की एयरफोर्स का एक एडवांस एयरक्राफ्ट है जो कि क्रैश हो गया है और उन्हें और उनकी टीम को ये पता लगाना है कि इसके अंदर किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बॉब को कुछ दिन पहले रोजवेल में क्रैश हुई यूएफओ की कंप्लीट नॉलेज थी और वो ये देखकर हैरान थे कि उस क्रैश के बाद आई विटनेसेस ने जिस तरीके के मलबे को डिस्क्राइब किया था ठीक उसी तरीके का मलबा उनकी आंखों के सामने पड़ा हुआ है। और फाइनली गाइस उसके कुछ ही घंटों के बाद शुरू हुई इस धरती पर क्रैश हुई सबसे पहली यूएफओ की इन्वेस्टिगेशन। बॉब के अकॉर्डिंग उन्होंने कई दिनों तक लगातार इस यूएफओ पर रिसर्च करके एक रिपोर्ट को तैयार किया जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया कि इस तरीके के फ्लाइंग क्राफ्ट में कोई नॉर्मल प्रोपेलर सिस्टम या फिर इंजन नहीं था बल्कि इसके अंदर एक अजीब सा रिएक्टर मौजूद था जो कि फास्ट मोशन में घूमकर एंटी ग्रेविटी को जनरेट करता था। इंटरेस्टिंगली इस हाई मोशन को अचीव करने के लिए पावर की तर्ज पर इसमें एक अजीब से एलिमेंट का यूज किया जाता था जो उस समय की पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज की डेट में हम उसे एलिमेंट 115 के नाम से जानते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस पर और डीप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लाज़ार ने यह भी बताया कि उस स्पेसक्राफ्ट को अंदर से लगभग 3 फीट ऊंचे बींग्स के ऑपरेट करने के लायक डिजाइन किया गया था। इसके बाद उन्होंने क्लियरली ये भी मेंशन किया कि इस अजीब से डिस्क जैसे क्राफ्ट के अंदर बहुत से ऐसे छोटे छोटे सर्किट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि काफी कम जगह घेरने के साथ साथ बहुत हाई स्पीड पर इलेक्ट्रिसिटी और सिग्नल्स को ट्रांसफर कर सकते थे और इसी ट्रांसफर की स्पीड को बढ़ाने के लिए इसके अंदर एक अजीब से वायर का भी इस्तेमाल किया जाता था जो कि लाइट की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करते थे और वो देखने में रेशमी ग्लास के जैसे थे। अब देखो गाइस अपनी लाइफ के लास्ट डेज में जैसे ही बॉब लाज़ार ने ये इंटरव्यू दिया भाई यूएस हायर अथॉरिटीज में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत ये बोला कि बॉब लाज़ार फर्जी इंसान है, उनके दावे भी झूठे हैं और उनकी जो डिग्रीज है वो भी पूरे तरीके से फर्जी है। अब देखो गाइस यहाँ पर मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यूएस के इतिहास का एक इतना सीक्रेट बेस उसके अंदर एक हाई लेवल का प्रोजेक्ट चलता है और खुद यूएस हायर अथॉरिटीज एक फिजिसिस्ट को हायर करते हैं और बाद में वही बोलते हैं कि उसकी डिग्री ही फर्जी थी। I mean, how it's even possible? यार एक छोटी मोटी जॉब के लिए भी जब किसी इंसान को रखा जाता है तो 10 बार उसकी डिग्रीज को वेरीफाई किया जाता है। तो भाई इस तर्क में दम तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। पर चलो गाइस फिर भी हम हायर अथॉरिटीज की साइड लेते हुए ये मान लेते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था और बॉब झूठ बोल रहे थे और वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं थे। तो अब अगर इस पॉइंट पर बॉब की बातों में दम था ही नहीं तो आगे चलकर उनके सारे ये क्लेम भी झूठे ही साबित होने चाहिए थे, राइट? बट स्ट्रेंजली आगे चलकर तो ये कहानी और ज्यादा मिस्टीरियस हो गई। साल 1996 पूरी दुनिया के सामने ड्रीमलैंड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया जाता है। इंटरेस्टिंगली इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक अननोन इंजीनियर के इंटरव्यू को दिखाया गया है जिसके अकॉर्डिंग उसे एरिया 51 में द ब्लैक प्रोजेक्ट नाम के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था और उसका काम इंजीनियरिंग के सेक्टर में दुनिया को आगे ले जाना नहीं बल्कि रिवर्स इंजीनियरिंग करना था। असल में देखो गाइस जब भी हम अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज करके टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसको इंजीनियरिंग कहा जाता है। लेकिन अगर हमारे सामने ऑलरेडी एक एडवांस चीज बनी हुई है और हमें बस ये जानना है कि वो काम कैसे करती है तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप उल्टे क्रम में चलकर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर एरिया 51 जैसे बेस में ये इंजीनियर किस चीज की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा था। एक्चुअली गाइस इस इंजीनियर के अकॉर्डिंग वो और उनकी टीम एक अजीब से डिस्क नुमा मेटेलिक एयरक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली इस रिवर्स इंजीनियरिंग के दौरान उन्होंने ये नोटिस किया कि हम इंसान उस समय इलेक्ट्रिसिटी या फिर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जिन बड़े बड़े सर्किट्स का यूज कर रहे थे उनसे एडवांस और बहुत छोटा रूप इस अजीब से स्पेसक्राफ्ट में यूज हो रहा था। और ये वो सबसे पहली बार था जब इंसान की आंखों के सामने एक वर्किंग कंडीशन का इंटीग्रेटेड सर्किट मौजूद था।
जी हाँ, वही आईसी जिसका इस्तेमाल आज की डेट में छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर किया जाता है। और गाइस, यही वो सबसे पहली ऐसी रिवर्स इंजीनियरिंग थी जिसने आगे चलकर हम इंसानों के फ्यूचर को ही चेंज कर दिया, क्योंकि अब हम आसानी से बहुत छोटे छोटे साइज के मोबाइल फोन्स, टेलीविजन और बहुत सी ऐसी चीजों को बना सकते थे जिनको बनाने में हमें अभी तक बहुत बड़े बड़े और हैवी सर्किट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। बट वेट गाइस, भाई हम ये कैसे मान लें कि जो ये आईसी है ये हम इंसानों की टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रिवर्स इंजीनियरिंग का ही नतीजा है, और ये टेक्नोलॉजी हमें शायद किसी परग्रही सभ्यता ने ही दी? मतलब कोई तो प्रूफ होगा ना। असल में देखो गाइस, इस दुनिया में जब भी कोई भी नया आविष्कार किया जाता है तो उसका ना एक कॉमन सा पैटर्न होता है, यानी कि कई दशकों तक एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर वो फेल होती है, उसको रीडिजाइन किया जाता है और तब जाकर कई सालों में हमें एक चीज डेवलप होती हुई नजर आती है। लेकिन बात अगर आईसी की जाए तो साल 1947 तक आईसी एक तरीके से अपने इनिशियल डेवलपमेंट में भी नहीं थी, लेकिन इंटरेस्टिंगली साल 1948 में अचानक से ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट होते हैं और उसके कुछ ही सालों के बाद दुनिया के सामने आईसी को लाया जाता है, और ये इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है कि उसके सिर्फ 2 साल के अंदर ही इसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगाकर उसके साइज को छोटा करना हम शुरू कर देते हैं। और देखो गाइस, इट्स मेक अ सेंस, क्योंकि बात अगर आज की डेट की भी करूं तो आज की डेट में भी हम इतने रैपिड पेस पर किसी नई चीज को डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो साल 1947 या 1957 में ये कर पाना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आज भी यूएसए के बड़े बड़े रिसर्चर्स इस इन्वेंशन के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यही सेम सा सिनेरियो हमें ऑप्टिकल फाइबर के केस में भी देखने को मिलता है। जी हाँ, वही ऑप्टिकल फाइबर जिसका इस्तेमाल घर में अगर आप वाईफाई इस्तेमाल करते होंगे तो उसके अंदर किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, बल्कि इसी क्रम को आगे अगर बढ़ा दिया जाए तो सेमीकंडक्टर्स, लेजर, केवलर और नाइट विजन टेक्नोलॉजी में भी हमें यही सेम पैटर्न देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर ओवरऑल टेक्नोलॉजी ग्रोथ की बात की जाए तो साल 1947 के बाद से ये ग्रोथ रैपिडली इतनी तेज स्पीड से बढ़ी थी कि प्रैक्टिकली 2025 में भी हम वो ग्रोथ दोबारा से अचीव नहीं कर पाए हैं। तो गाइस, अब इस पॉइंट पर अगर आप बॉब लजार की वो रिपोर्ट और इस एक्स मिलिट्री इंजीनियर के क्लेम्स को आपस में मिलाकर देखेंगे और खुद भी इस चीज के ऊपर रिसर्च करेंगे तो काफी हद तक ये बात क्लियर हो जाती है कि साल 1947 के आसपास हम इंसानों को कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मिला था जिसने हमें टेक्नोलॉजी में एक ही झटके पर प्रो लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। और जहां एक तरफ हम ढंग से पोर्टेबल और हाई स्पीड कंप्यूटर नहीं बना पा रहे थे, तो वहीं इसके 22 साल के बाद हम लिटरली भाई इंसान को चांद पर पहुंचा चुके थे, जो बिना किसी भारी टेक्नोलॉजी के हेल्प के हो पाना इम्पॉसिबल ही लगता है। इवन इन क्लेम्स में तो इतना दम था कि आगे चलकर कर्नल फिलिप कोर्से ने तो ऑफिशियली अपनी एक बुक द डे आफ्टर रोजवेल में तो 1-2 नहीं बल्कि 25 से भी ज्यादा ऐसे लोगों के इंटरव्यू को पब्लिश किया जिन्होंने दुनिया को यह प्रूफ करके दिखाया है कि यस, आज हम और आप जितनी भी टेक्नोलॉजी या फिर गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी हमें किसी परग्रही सभ्यता की क्रैश टेक्नोलॉजी से ही मिले हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पर भी अभी भी हमारा एक सवाल तो पेंडिंग रह ही जाता है कि चलो ठीक है, हम यूएफओ या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के क्लेम को भी सच मान ले, बट भाई उस यूएफओ के अंदर बैठे हुए उन 3 ग्रे कलर के बींग्स के साथ क्या हुआ? लेट्स फाइंड आउट। लेकिन गाइस, उसे जानने से पहले इस वीडियो पर दिल खोलकर लाइक जरूर कीजिएगा। 6000 लाइक भाई इस वीडियो पर पहुंचाओ, क्योंकि इन तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। साल 2014 फेमस एरोस्पेस इंजीनियर बॉयड बुशमैन अचानक से दुनिया के सामने आते हैं और इस बार वो दुनिया को जो कुछ भी दिखाते हैं उसने लिटरली भाई पूरे दुनिया के रिसर्चर्स को हिलाकर रख दिया। असल में बॉयड एक इंटरव्यू के दौरान स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरीके से एक अजीब सी बींग की फोटोग्राफ को दिखाना शुरू करते हैं, जिसमें वो सबसे पहले उस बींग के पैरों की फोटो को कैमरा के सामने लेकर आते हैं, देन उसकी बॉडी की और लास्ट में उसके सर की। इंटरेस्टिंगली अपने इंटरव्यू में बॉयड ये दावा करते हैं कि इन क्रिएचर्स की हाइट लगभग 3 से 5 फीट के आसपास थी और इनकी रिब्स हम इंसानों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम थी। अब देखो गाइस, जैसे ही ये चीज दुनिया के सामने आई, बॉयड से सबसे पहला एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन पूछा गया कि भाई उनके पास ये फोटोग्राफ आई कैसे,
जिसका आंसर देते हुए बॉयड ने ये क्लेम किया कि रोजवेल इंसिडेंट के बाद उन अजीब से क्रिएचर्स को जब एरिया 51 में ट्रांसफर किया गया था तो इनिशियली उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बॉयड के ही एक दोस्त ने किया था और उसी ने ही उस समय इन फोटोज और डॉक्यूमेंट्स को लीक कराया था। अब देखो गाइस, बॉयड की इन फोटोज या फिर क्लेम्स में कितना दम है या फिर कितना दम नहीं है, ऑनेस्टली ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इन सारी ही चीजों को स्टेप बाय स्टेप रखकर देखेंगे तो एक चीज पूरे तरीके से क्लियर होती है कि भाई भले ही वक्त पलटा हो, जगह पलटी हो या फिर इंसान पलटे हो, लेकिन सारे ही डॉक्यूमेंट और एविडेंसेस में कुछ चीजें पूरे ही तरीके से कॉमन है। और वो ये है कि उस रात रोजवेल में कोई वेदर बलून नहीं बल्कि शायद एक यूएफओ ही क्रैश हुई थी। एंड सेकेंडली, उस यूएफओ के अंदर एक दो नहीं बल्कि 3 अजीब से बीइंग्स मौजूद थे जिनकी हाइट 3 फीट के आसपास थी और उनका कलर ग्रे कलर का था। अब देखो गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सारी ही चीजें सच हैं और आप आंख बंद करके इसके ऊपर बिलीव कीजिए। आप खुद से भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ हिडन डॉक्यूमेंट्स को आपके सामने लाना था, वो मैंने करके दिया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या रोजवेल की उस रात एक यूएफओ ही क्रैश करा था या फिर एक वेदर बलून क्रैश किया था? नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखो गाइस, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात जो 100% सच है वो ये है कि आज भी हर साल हमें बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिलती है जिसमें कमर्शियल एयरलाइंस के पायलट या फिर मिलिट्री पायलट तक अजीब से ऑब्जेक्ट को हवा में हवर करता हुआ देखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूएस नेवी ने तो भाई ऑफिशियली एक वीडियो को जारी करके ये बोला था कि यस, इस वीडियो क्लिप में जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो एक अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। और गाइस, न जाने कितने ही ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो बार बार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद हमारा ये प्लेनेट अर्थ, इसका आसमान, इसकी जमीन और हमारा ये ओशियन सिर्फ हम इंसानों के नहीं है। वीडियो पसंद आई हो गाइस तो इसको लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हर हफ्ते हम एक ना एक ऐसी मिस्ट्री जरूर खोलते हैं जिसके बारे में दुनिया को भनक तक नहीं होती। मिलते हैं एक और मिस्ट्री के साथ। टिल देन, जय हिंद।